टी साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता एंड आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। हम कुछ बेसिक पहले सीख चुके थे, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे आयनिक सॉलिड, और उसके अकॉर्डिंग वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसके थ्रू आउट हमको ये समझ में आ गया था कि कौन सा ट्रू सॉलिड होता है, फॉल्स सॉलिड होता है, अमरफस, क्रिस्टलिन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई थिंक आपको पहले वो देखना चाहिए, इसके बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कुछ बेसिक। और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सा पार्ट होता है। बहुत सारे पोर्शंस होते हैं क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स के टू मेक अ लैटिस, और लैटिस बनने के लिए यूनिट सेल में कितने एक्चुअल में यूनिट सेल का होना इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आउट हमको लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है। क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए हमको एक रिक्वायर्ड फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूला भी हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि हमको पहले बेसिक पढ़ना क्या है। आप सबको पता होगा कि क्रिस्टलिन सॉलिड में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल में एक 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में जाता है। अगर हमको फर्स्ट में पढ़ना रहता है ना, हम 2 डायमेंशनल का पहले अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। उसमें आपको 5 शेप्स मिलेंगे, जैसे स्क्वायर का मिलेगा, रेक्टेंगल का मिलेगा, रोम्बस का मिलेगा। पर हम आज के क्लास में 3 डायमेंशनल का स्टडी करने वाले हैं, मतलब हम आज स्क्वायर का क्यूब ऐसे ऐसे स्टडी करेंगे। आज सिर्फ बेसिक हम पढ़ेंगे कि क्यूब का कैसे अलग अलग पॉइंट्स से हमारे पास यूनिट सेल आता है, यूनिट सेल से कैसे लैटिस बन जाता है। हम आज सिर्फ वही पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट क्लासेस में उसके कोऑर्डिनेशन, नंबर्स, यूनिट सेल से डेंसिटी, ये सब फाइंड करने का एक वीडियो अपलोड करेंगे। आज सिर्फ हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास कितने प्रकार के यूनिट सेल से हमारे पास लैटिसेस का फॉर्मेशन होता है। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, फर्स्ट में आपका जो इम्पॉर्टेंट है समझना वो है कि हम क्यों यूनिट सेल को पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टडी दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स। पहले आप देखिए कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल आपका एलिमेंट का वो पार्ट होता है, हम बोल सकते हैं कि देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन अवर नेचर एंड एलिमेंट्स मेक अ क्रिस्टल थ्योरी इन देयर, मतलब पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम चले तो। क्रिस्टल में हम देखेंगे कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मतलब शेप्स दिखेंगे इनसाइड अ क्यूब। मतलब हमें पता है कि अलग अलग एलिमेंट्स से अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और मॉलिक्यूल्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आपको क्या बन जाता है, अलग अलग शेप्स बन जाता है। जैसे वाटर का हम अगर देखें तो ट्रायंगल होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो प्लेनर होता है। इसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ यही पता रहता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या हमारे पास बेसिक ज्योमेट्रिकल एंड मॉलिक्यूलर शेप आ रहा है, पर हम कभी भी ये फाइंड नहीं कर सकते कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से है, इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर्स एक्चुअल में ऐड होने चाहिए टू मेक अ परफेक्ट प्रॉपर एलिमेंट। जैसे आयनिक कंपाउंड का हो गया, हम पढ़ेंगे बाद में कि आयनिक कंपाउंड का किस तरह हमारे पास कितने कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, और उसके भी कुछ एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, अपना पूरा क्यूबिक लैटिस का स्टडी करेंगे। आज बस बेसिक है। आपको मैं सिर्फ आज बताते जा रही हूँ और सिर्फ आप उसको सुनो। अब हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका अलग अलग आपको मिरर और ऐसे अलग अलग थ्योरीज देखने को मिलेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि व्हाट इज़ पोर्शंस ऑफ लैटिस विच इज़ डिफाइंड एज 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, फर्स्ट आता है आपका सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल इन ए क्रिस्टल लैटिस। देखिए, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल आपका वो वाला पार्ट होता है जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। किस वाले पॉइंट्स मिलते हैं? उसके लाइन सेगमेंट वाले पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट वाले पॉइंट्स से हम ऐसा क्या जोड़े जिससे हमको क्रिस्टल मिले, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो। अब क्रिस्टल मिलेगा तो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, क्रिस्टल लैटिस मिलेगा तो लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक यूनिट सेल है, मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा क्यूब है।
अब ये क्यूब में आपको कुछ पोर्शंस दिखेंगे जहाँ जहाँ मैं ये लाइंस जॉइन करने वाली हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर आपको 8 क्या दिखे, कॉर्नर्स। सो ये 8 कॉर्नर्स तो आपका एक क्या बना, एक आपका पॉइंट बना जिसके थ्रू आउट हम एक क्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यही पॉइंट्स हमको मदद करते हैं एक क्यूब का जनरेशन करने में। तो हम बोल सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस। इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस विच हेल्प्स अस टू फॉर्म अ बेसिक क्यूब या बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, जिसके थ्रू आउट हम अपना क्रिस्टल बना सकें। सो आपको ये पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट्स को हम लैटिस बोलते हैं। अब लैटिस के साथ हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बने। सो हमारे पास हम जब प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ेंगे ना, सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको दिखेगा कि जो कंट्रीब्यूशन होता है 8 कॉर्नर्स के साथ, उसका कंट्रीब्यूशन आपको 8 कॉर्नर्स के साथ 8 ही दिखेगा, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 8 दिखेगा। सो वो जो अलग से आपको 1/8 का जो रीडिंग कर चुके हैं एक बार बुक से, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो 8 × 1/8 जो आपके पास 8 फर्स्ट में होता है ना, वो 8 आपका लैटिस होता है, मतलब क्यूब का कॉर्नर। और जो अगेन आपको 1/8 जो कंट्रीब्यूशन नंबर आपको दिखता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपको क्या होता है, मोटिव। मोटिव हम एक्चुअल में मोटिव को हम बेसिस के भी तौर पे जानते हैं, विच इज़ यूज टू मेक अ क्रिस्टल। मतलब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के लिए मोटिव का यूज़ करेंगे। मतलब एक्चुअल में अगर हम किसी भी एटम को फाइंड करने के लिए, कोई भी एटम नंबर ऑफ एटम को फाइंड करने के लिए हमको एक बेसिक मोटिव की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी मोटिव के थ्रू आउट हम एडिशन के तौर पे चलेंगे अपना कॉर्नर, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव आपको हर जगह दिखेगा, पर आपको जो मोटिव है उसका वैल्यू अलग अलग दिखेगा हर अलग अलग यूनिट सेल के थ्योरीज के अकॉर्डिंग। सो आपको मैंने बता दिया कि लेटेस्ट यही होता है, मतलब ये आपका बेसिक प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव इज़ नथिंग बट द एंशियंट स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर, मतलब बोल सकते हैं कि उसी से ही आपका पूरा बेस आया है, उसी से आपका पूरा रूट आया है। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल का आपका जो वैल्यू आएगा उसको हम हर यूनिट सेल के वैल्यूज़ के साथ प्लस करेंगे। अब वो अलग अलग थ्योरी में हम देखेंगे कैसे प्लस हो रहा है, उसका एक छोटे छोटे स्टोरी पढ़ते पढ़ते हम इसको याद करेंगे। सो आपका लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया। आपको मैं मोटिव क्लियर कर देती हूँ। मोटिव ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बोला जाता है, या ग्रुप ऑफ आप बोल सकते हो कि एटम कंट्रीब्यूशन ऐसे बोला जाता है। सो ये आपका लैटिस पॉइंट्स हो गया, मैंने जो रेड कलर से शो किया है। और मोटिव आपका मोटिव या बेसिस। सो हम पूरे क्लास में मोटिव ही पढ़ेंगे, बेसिस ही बोल सकते हो अगर किसी को मोटिव बोलना अच्छा नहीं लग रहा। सो ये आपका लेटिस हो गया। अब लेटिस के साथ आपको कंट्रीब्यूशन नंबर जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इस वाले क्यूब को अगर ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो ये वाला क्यूब कैसे दिखने वाला है। एक तो आपका ये सेंटर पार्ट हो जाएगा, है ना, और ये सेंटर पार्ट के साइड 4 दीवार जैसे खुल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के मैंने चारों फेसेस को खोल दिया। अब आप एक गिफ्ट देखते हो, गिफ्ट रैप करते हो, तो आप कैसे रैप करते हो, एक आपके पास बॉक्स रहता है, उस बॉक्स को आप पहले ऐसे उसको में चिपकाते हो और अगेन उसके 2 साइड्स पे ऐसे चिपकाते हो। सो उसी को मैं खोल रही हूँ, जस्ट ओपन कर रही हूँ। सो ओपन करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया। अब इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका 8 कॉर्नर्स हो गया। अब 8 कॉर्नर्स में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, इसके साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मतलब कंट्रीब्यूशन नंबर को ऐड करना है, जिसके थ्रू आउट हमको एक यूनिट सेल से एक लैटिस मिल जाए। अब इसमें जब हम एडिशन करेंगे ना, अब वही एडिशन आपका कहलाएगा मोटिव या बेसिस। ठीक है, अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐड करने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक साइड से फोल्ड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, सो हमारे पास इसको एक बार फोल्ड करने के बाद ऊपर को जॉइन करने के लिए, मतलब मान लो कि हमने एक घर का एक ज़मीन लिया। अब उस ज़मीन में हमने 2 वॉल्स एक ऑपोजिट फेसेस में क्या किया, मैन्युफैक्चर किया।
अब वो 2 वॉल्स के ऊपर मैंने क्या किया, 2 वॉल्स को मैंने अभी खाली रखा है, पर 2 वॉल्स को मैंने बनाया है। अब 2 वॉल्स के ऊपर मैंने क्या किया है, एक छत का लेयर कर दिया। तो वो वाला छत जो आपका बनेगा ऊपर का, उसमें भी आपके 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होंगे, और ये 4 कॉर्नर्स को अगेन एक छत 4 कॉर्नर्स का क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 4 ऊपर से आपका ढकेगा। अब ये वाला जो 2 पॉइंट है, ये वाला जो 2 पॉइंट है, वो आपका ऐसे फोल्ड ना होके पहले तो ये एक अलग से एक आपका क्यूब का फॉर्मेशन दिखेगा, मतलब यहाँ पर एक आपको अलग सा, देखिए ये आपको एक अलग सा पॉइंट दिखेगा और ये आपको एक अलग सा पॉइंट दिखेगा। जब ये दोनों एक साथ ऐड होंगे तब इसके ऊपर ये वाला पॉइंट आपका एक के ऊपर एक बैठ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपका बेसिक क्रिस्टल लैटिस बनने वाला है वो एक्चुअल में कितने यूनिट सेल का, ये दोनों एक बने और ये एक के साथ 2 जुड़ गए, मतलब एक्चुअल में हमारे पास ये 2 है, ये बना एक, और यहाँ से एक बना 2, मतलब 2 + 3 यूनिट सेल का एक्चुअल में यहाँ पर कंबाइनिंग स्टेटस हमको दिख रहा है। तो हम जो बेसिक क्रिस्टल लैटिस का फंक्शन देखेंगे ना, उसमें जो बॉडी सेंटर्ड आपको जो बॉडी के सेंटर बनेंगे, जो लैटिस का सेंटर बनेंगे ना, वो आपका वहीं से होगा जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है 3 यूनिट सेल का फॉर्मेशन होना। आप समझ सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। सो आपको पहले वो समझाना इंपॉर्टेंट है, देन आप समझ सकते हो बात का थ्योरीज। ओके, अभी तक हमने प्रिमिटिव पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ हम लैटिस को पढ़ रहे हैं। सो देखिए, लैटिस बनाने का तरीका आप देख लीजिए पहले। इसका बहुत सारा मेथड्स रहता है, आपको अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे, पर आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि कैसे एक लैटिस बनता है और क्यों बनता है। ठीक है। सो पहले एक काम करती हूँ कि मैं 4 क्यूब बना लेती हूँ, 4 क्यूब बना लेती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कितने क्यूब से ये एक्चुअल में दिखता है, बनता है। 1, ठीक है। अगेन इसके पास से एक और हमको क्यूब बनाते हुए जाना है और इसके पास से एक और, आपको समझ में आ रहा है। ये एक है, इसके जस्ट साइड में मैंने एक और बना दिया और इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। अगेन यहाँ से ऐसे आ जाएगा और इसका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे जुड़ गया। आपको दिख रहा होगा कि 4 क्यूब्स का यहाँ पर कंबाइन हो गया है। अब मैं इस क्यूब की जितने हमने पॉइंट्स को जोड़े हैं उसको मैं ऐड कर देती हूँ। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, अगेन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। अच्छा, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, ठीक है। अगेन इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर 1 2, इसका 3 4, है ना। इसका भी नीचे से 2 और इसका भी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सो आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसमें हमको 4 तो ऐड हो गए, पर 4 में एक्चुअल में अगर हम एक ये वाला क्यूब की देखें ना, देखिए ये वाला एक क्यूब है, आपको ये वाला क्यूब दिख रहा होगा। मैं शेयर कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक क्यूब दिख रहा है, तो आप यही क्यूब को ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये एक क्यूब है, इसके पास से एक क्यूब जुड़ा है, ये क्यूब के जस्ट नीचे से एक क्यूब जुड़ा है और ये यहाँ पर आपको 2 क्यूब का फॉर्मेशन दिखेगा। पर एक्चुअल में यहाँ पर 3 क्यूब्स का होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम यहाँ पर जब फॉलो करेंगे ना, तब हमारे पास एक्चुअल में यहाँ से एक और पॉइंट आएगा और यहाँ से एक और पॉइंट आएगा और यहाँ से एक और पॉइंट आएगा। मतलब इन सब का एडिशन कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से एक ऐसे। आप समझ रहे हो। एक अगेन एक और लाइन ऐसे ड्रॉ होने वाला है ना। और अगेन यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे और ऐसे ड्रॉ होने वाला है। अगेन यहाँ से
एक आपका ऐसे दिखेगा पॉइंट, एक ऐसे दिखेगा पॉइंट, ऐसे जॉइन हो गया। और इस सब चीज़ों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिख जाएंगे। और इसको भी अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर भी एक आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिखेगा, ठीक है। और ये आपका बहुत बहुत बेसिक रहता है, इसको आप अच्छे से समझना। इसको बस समझाने का मैंने थोड़ा सा छोटा सा तरीका समझाया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक और तरीके से मैं दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। एक जस्ट आपको एक मतलब रोम्बस की तरह बनाना है, और उसके नीचे आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ ऐसे करना है, और एक और यहाँ पॉइंट ऐसे बनाना है, और एक और पॉइंट ऐसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लंबा बनाइए, इसको थोड़ा सा छोटा, इसका ऐसे, तभी ऐसे पॉइंट आ जाएगा। अगेन यहाँ से भी आपको सेम ऐसे ही करना है, दोनों जॉइन हो जाएंगे। अगेन ये थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, अगेन से हो गया। अगेन इसके साइड ऐसे, इसके साइड थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा ऐसे। सो अगर हमको इसको ऐड करना है, सो हम इसको पूरे ऐसे ऐड करेंगे। ये एक और तरीका है समझने का। यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ ये दिख जाएगा पॉइंट्स। सो इस वाले का पार्ट मैंने ये वाला बनाया है कि एक्चुअल में दोनों को एक साथ जोड़ के रखा है। मतलब ये वाला जो एक क्यूब है, इसके क्यूब के पीछे एक क्यूब है, इसके साइड वाला ये एक क्यूब है, इसके नीचे वाला एक क्यूब है। ये आपका से समझना है। सो आपको जो इजी लगा आप वो कर सकते हो। पर यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअल में एक जो क्यूब है, ये वाला जो मेजर हमारा क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब के पीछे ये वाला एक क्यूब दिख रहा है। अब ये क्यूब के पास वाला एक क्यूब दिख रहा होगा, ये वाला। अब इसके नीचे हमारे पास ये क्यूब दिख रहा है। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एक क्यूब का जनरेशन करने के लिए हमको 3 यूनिट सेल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है, ये वाला। अब यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि हमको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमको एक्चुअल में 8 कॉर्नर्स के लिए 8 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 8 हमारे पास अगर लेटिस है तो मोटिव हमारा 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा। सो इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल ही हमारा सबसे बेसिक है। सो इसको पढ़िए पहले, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको ये बताता है कि अगर हमारे पास एक हमारे पास, मैंने जैसे आपको समझाया था अभी कि एक लैटिस को बनाने के लिए हमको मोटिव की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह लैटिस हमारा क्या है, कॉर्नर। सो कॉर्नर तो आपको हर जगह दिखेगा एक क्यूब में। सो कॉर्नर आपको कहाँ कहाँ है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। सो इस वाले कॉर्नर को हम अगर ऐसे समझाना चाहें, सो इसको हमको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, 3 यूनिट सेल से। तो 3 यूनिट सेल से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसके पास हमारे पास 8 कंट्रीब्यूशन आएगा। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैंने यहाँ रेड कलर से शो किया है। अगेन यहाँ पर वैसे ही ज्वाइन होगा जैसे मैंने आपको 3 यूनिट सेल का ज्वाइनिंग बताया। सो अगर हमारे पास 8 लैटिस है, सो 8 हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब एक एटम को हमको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन मोटिव, ठीक है। मतलब एक एटम को
एक एटम इज डिवाइडेड इन 8 पोर्शंस। समझ रहे हैं आप? अब 8 पोर्शंस में अगर एक एटम डिवाइड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, 8 डिवाइडेड बाई 8। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बहुत बुक में ऐसे भी देखने को मिलेगा। और 8 अगर 8 से डिवाइड हो गया मतलब 1 एटम, हमको एक एटम ईच यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव हमको दिखेगा। मतलब जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है ना यूनिट सेल का, ये हमारा बेसिक है, इसके थ्रू हम अपना सारा यूनिट सेल्स के स्ट्रक्चर एटम को फाइंड करने वाले हैं। सो प्रिमिटिव में आपको यूनिट सेल में कितना एटम कंट्रीब्यूट होता है, 1 एटम इन ईच। मतलब जितने भी यूनिट सेल हमको ज़रूरत पड़ेंगे एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनाने में, वो एक एक एटम ही हमको एक यूनिट सेल में मिलेगा। ठीक है, देखिए ये अकॉर्डिंग टू दी हम पोजीशंस फाइंड करते हैं। जैसे एक यूनिट सेल में एक अगर हुआ तो एक ही होगा, 2 यूनिट सेल में 2 पोजीशंस होगा तो 2 ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, वो भी एक आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 भी वो भी एक आएगा। सो हमारे पास 8 कॉर्नर्स होने के लिए 8 कंट्रीब्यूशन नंबर होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास 1 एटम आता है। और 1 एटम ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 एटम के साथ ही हम अपना सारा यूनिट सेल के एटम्स और स्ट्रक्चर्स को फाइंड करने वाले हैं। सो ये आपका क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब सबसे एंशियंट बेसिक। ठीक है, ओके। सो प्रिमिटिव के बाद हम फाइंड करने वाले हैं व्हाट इज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये भी एक यूनिट सेल है, पर यूनिट सेल में हम बस इसका लैटिस का टाइप्स पढ़ रहे हैं। मतलब हम अगर लैटिस बनाएंगे तो आपको बीसीसी स्ट्रक्चर देखने को ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं एक छोटा सा क्यूब बना देती हूँ। सब आपको क्यूब ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब हम क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स की ही बात कर रहे हैं, विच इज़ केम अंडर एनी क्रिस्टल सिस्टम, है ना। सो यहाँ पर बीसीसी है। बीसीसी एक्चुअल में क्या होता है, एक एटम हमको दे रखा होता है। अब वो एटम आपका बीसीसी स्ट्रक्चर में बॉडी के अंदर एक सेंटर फाइंड किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास मान लो कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, आपको अगर मास निकालना है किसी इंटरनल ऑर्गन का, सो हम कैसे फाइंड करेंगे। किसी इंसान का तो बॉडी पार्ट के अंदर का ऑर्गन तो निकाल के हम मास नहीं फाइंड करेंगे। हम जस्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक वेट मशीन के थ्रू आउट हम उसका वेट निकालेंगे, और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर का ऑर्गन का मास कितना है। उसी तरह अगर हमको बॉडी सेंटर्ड का एक पर्टिकुलर एटम का अगर हमको वैल्यू चाहिए रहता है, सो बॉडी के अंदर होने के कारण बॉडी का जो बाहरी पोर्शन है उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, विच इज़ नथिंग बट प्रिमिटिव यूनिट सेल थ्योरी। मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है, सो जाहिर सी बात है बॉडी के बाहर जो है उसके साथ ही जुड़ के हमको रिजल्ट देगी। सो अगर हमारे पास एटम 1 है इनसाइड अ बॉडी, और अगेन बॉडी का बाहरी पार्ट अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1, सो अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालूँ, मतलब 1 + 1 करके अगर मैं दोनों को मिला के एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँ, सो मेरे पास 2 एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास अगर बॉडी सेंटर के जितने भी क्रिस्टल लैटिस बनेंगे, वो हमारे पास कितने देंगे, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। आप समझ सकते हो कि जब मैंने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन आपको दिखाया, सो उसमें आपका 2 एटम्स पर यूनिट सेल बनेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है वो सेंटर पे होता है कुछ इस तरह से, और इसी सेंटर पर आपका जो 8 कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन रहते हैं 1, वो 1 भी आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है बॉडी सेंटर का एटम। और यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से आसपास शो किया है वो है आपका कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, विच इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल हैव वैल्यू 1। ठीक है, मतलब 1 + 1, 1 इज़ नथिंग बट 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर प्लस 1 × 1 विच इज़ बॉडी सेंटर। मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज़ है तो वहाँ तो शेयरिंग होने का कोई चांस नहीं है। सो 1 × 1 इज़ नथिंग बट 1। सो 8 × 1/8 + 1 + 1, 2 atom will contribute per unit cell of BCC structure, unit cell of BCC। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम फटाफट से FCC पढ़ लेते हैं।
एफसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब हमारे पास अभी तक तो हम सिर्फ यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड प्लस प्रिमिटिव सेल ये सब पढ़ते आ रहे थे, पर अब हम प्रिमिटिव, देखिए प्रिमिटिव तो हर जगह रहेगा, हम किसी भी यूनिट सेल का जब वैल्यू निकालेंगे तब उसके साथ प्रिमिटिव जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल बॉडी सिस्टम। सो एक्सटर्नल नहीं जुड़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, सो इंटरनल के साथ एक्सटर्नल जुड़ेगा, ऐसे होगा। पर जब हम फेस की बात करते हैं ना, जब हम फेस की बात करते हैं तब फेस में हमको क्या देखना पड़ता है कि देखिए फेस आप क्या समझते हो, एक क्यूब का फेस, हमारे पास मान लो कोई एक घर है, अब इस घर का जो दीवार है उस दीवार में हम क्या करते हैं, उसमें रास्ता होता है दीवार में बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का। अब घर के अंदर से तो हम मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं बता सकते कि जिससे हम बाहर जा पाए, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम दीवार को तोड़ के बाहर जाएँ, दरवाज़ा बना के। सो इसी तरह जो फेस सेंटर्ड रहता है एक क्यूब में, फेस से ही हम एटम्स को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर ला सकते हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फेस है वो हमको मदद करेगा एक एटम को डिवाइड करने में। सो एक क्यूब में जितने फेस रहते हैं उतने आपके एटम्स का कंट्रीब्यूशन आ जाता है और बस वही देखना पड़ता है कि एक फेस में एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। देखिए एक फ़नी से एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके घर में दरवाजे में अगर आपको देखना है कि अगर आपको ऐसे समझना है कि एक एटम किस तरह कंट्रीब्यूट होता है, आप दरवाजे के पास जाओगे और दरवाजे के पास आप अपना आधा पैर रखोगे बाहर और आधा पैर रखोगे अंदर और खुद का अगर कंट्रीब्यूशन देखो। सो अगर आप एक एटम बन जाओ, सो एटम की तरह अगर आप खुद को देखो, सो आप देखोगे कि आप बिल्कुल पैरेलल अपने आप को दरवाजे की तरह अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आप सिर्फ हाफ पोर्शन अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। मतलब आप हाफ पोर्शन अपने आप को कंट्रीब्यूट करवा रहे हो, मतलब आपका आधा पोर्शन बाहर की तरफ है, आधा पोर्शन अंदर की तरफ है। मतलब अगर हम यूनिट सेल्स को कंट्रीब्यूट करवाएंगे इन 3 स्ट्रक्चर्स टू मेक अ क्रिस्टल लैटिस, से हमको देखने को मिलेगा कि एक फेस में एक एटम हाफ पोर्शन में अपने आप को कंट्रीब्यूट करवा रहा है। मतलब 1/2 इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अवर नेचर। मतलब अगर हम खुद एटम बन जाएं और हम दरवाजे के पास अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे रखें और आधा पैर अगर बाहर रखें, आधा पैर अगर घर के अंदर रखें, सो खुद का अगर बॉडी को हम अगर देखें, सो दरवाजे के बिल्कुल पैरेलल अपने आप को हम हाफ पोर्शन ही पाएंगे। सो यही आपका कंसेप्ट है कि फेस सेंटर्ड में एक फेस में आपका हाफ पोर्शन एटम कंट्रीब्यूट करता है और इससे ही हम अपना यूनिटरी रूल फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू आउट हमारा जो बेसिक 6 फेसेस के कंट्रीब्यूशन एटम्स हैं वो निकल जाएंगे। मतलब अगर एक फेस में हमारे पास 1/2 एटम कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, सो आप ही बताओ कि 6 फेसेस रहते हैं एक क्यूब में, सो 6 फेसेस में कितने एटम कंट्रीब्यूट होंगे? 6 × 1/2, मतलब 6 × 1/2 इज़ नथिंग बट 3, 2 3 6, सो 3 एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द फेस सेंटर्ड फॉलो होगा। और फेस सेंटर्ड में और क्या है? प्रिमिटिव भी तो है, विच इज़ आउटर स्ट्रक्चर। देखिए फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर में अगेन सबके लिए क्यूब तक को बनाना ही पड़ेगा, क्यूब इज बेसिक। और इसमें बस आपको फेस में सेंटर पे आपको क्या लगाना है? एटम्स लगाना है। और ये एटम्स कितने पार्ट पे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं? 1/2, मतलब हाफ बाहर हाफ अंदर, और हाफ पोर्शन आपका क्या रहेगा? कॉमन। सो अगेन यहाँ पर एक सामने एक बाहर, सो हाफ विल बी कंसिडर्ड इन ईच फेस। और 6 फेसेस की अगर बात हो, सो 6 फेसेस में आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3। मतलब अगर हम मान लो कि आपके ऊपर एक छत है, आपके नीचे एक फ्लोर है, 2 ऑपोजिट फेसेस के थ्रू आउट एक एटम का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, हाफ है ना। और हम बाद में पढ़ेंगे कि एंड सेंटर्ड में भी आपको कुछ ऐसे ही रूल देखने को मिलेगा। और अगेन आपके आसपास 2 दीवार है, उसका भी दोनों ऑपोजिट फेसेस में है, तो दोनों में हाफ एक बनेगा। अगेन आपके सामने एक दीवार है और आपके पीछे एक दीवार है, दोनों का कंट्रीब्यूशन हाफ आपको अगेन देखने को मिलेगा, विच ऑल्सो हैज़ अ फॉर्मूला ऑफ 3। मतलब हम 3 एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल विच इज़ द बेसिक ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब 3 तो हमारा एटम आ गया फेस के अकॉर्डिंग, पर हमको तो हर चीज़ के लिए प्रिमिटिव के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। सो प्रिमिटिव
will also considered in face centered also. आपका ये 8 पोर्शन हो गए और 8 इंटू 8 का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ से 1 आपका कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, अगेन 3 का फेस सेंटर्ड, मतलब टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉलो होगा. जब हम फेस सेंटर्ड से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे तब हमारे पास 4 एटम्स पर यूनिट सेल आएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. अब हमको फेस सेंटर्ड से एक और डाउट आ जाता है कि व्हाट इज़ एच सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. देखिए एच सेंटर्ड कुछ नहीं है, बस फेस सेंटर्ड का ही कैलकुलेशन है एच से. एच मतलब आप क्या समझते हो, एज मतलब आप क्या समझते हो, किसी भी क्यूब का कॉर्नर नहीं, कॉर्नर तो हमने पहले फाइंड कर लिया था विच इज़ यूज टू मेक अ सेट ऑफ शेप, 3 डायमेंशनल शेप. बट जब हम मतलब एच का फाइंड करते हैं, एच एक्चुअल में साइड्स को हम मानते हैं. सो हम अगर साइड देखें एक क्यूब का, सो एक क्यूब का साइड कितना होता है 12. हम एक बार उसको प्रूफ करके देख लेते हैं. देखिए ये हमारे पास एक क्यूब है, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ मैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास कितने एजेस होंगे, मतलब कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आसपास हमने लाइन को जोड़े 1 2 3 4, मतलब 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12. सो 12 एजेस आपका कितना आएगा इन अ क्यूब. ठीक है, अब क्यूब में तो 12 एजेस आ गए. अब हमको अगर फेस की बात करें, अगर एक फेस में कितने एजेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब. अगर हम एक फेस की बात करें तो एक फेस में हमारा कितना एजेस रहता है, वन फेस कंटेन्स 4 एजेस, है ना. देखिए एक फेस दिखेगा कैसे, 2 डायमेंशनल, है ना. 3 डायमेंशनल कैसे हो जाता है, 2 डायमेंशनल जब मूवमेंट हो जाता है ना, रोटेशनल मोशन, तब आपका 3 डायमेंशनल देखने को मिलता है. पर 2 डायमेंशनल में अगर हम एक फेस की बात करें तो वो आपका 4 एजेस ही शो करेगा. अब देख सकते हो 1 2 3 4, और ये आपका क्या है, एक फेस है. अब ये फेस में 4 एजेस आ गए तो टोटल हमारे पास 6 है ना. मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूब में 6 फेसेस हैं और अगर एक फेस में 4 एजेस है, मतलब टोटल हमारे पास 12 एजेस आएंगे. कैसे, देखिए हमने इसको भी काउंट किया था, है ना, इसको भी काउंट किया था. मतलब अगर हम एक फेस में 4 एजेस की बात करें, मतलब हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हमको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ECC स्ट्रक्चर या और एच सेंटर्ड यूनिट सेल. एच सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम बात करें, सो एक एच में जो आपका कंट्रीब्यूशन दिखेगा वो कितना हो जाएगा, एक एटम, मतलब एटम्स आपका जो आपका रहेगा ना, वो आपका सेंटर ऑफ द एच रहेगा. मतलब एच के सेंटर, हम जब फेस की बात कर रहे थे तब हमको हाफ मिल रहा था. आप समझ सकते हो कि एच तो और छोटा है, फेस से भी छोटा है. सो एच विल बी डबल ऑफ द फेस एटम कंट्रीब्यूशन. मतलब हम बोल सकते हैं कि हाफ का डबल, ठीक है, मतलब हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1/4 कंट्रीब्यूशन. मतलब अगर एक फेस में 4 एजेस है और 4 एजेस का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 4 × 1/4 आएगा. ये आपका 4 एजेस था और 4 एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 और 1/4 × 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा इन वन फेस. और हमारे पास टोटल अगर 4 एजेस, मान लो कि हमने 4 एजेस पहले एक फेस के लिए फाइंड कर लिया और हमारे पास टोटल और कितने फेसेस बचेंगे. हमने देखा ना कि हमारे पास हाफ में 6 आ रही थी, तो एक्चुअल में एक एटम कितना आएगा, एक एटम कितना आएगा 3 फेसेस में. सो हमारे पास एक फेस हो गया, सो और 2 फेस बचेगा, और 2 फेस मतलब और 8 एजेस. आप समझ सकते हो. अब और 8 एजेस मतलब 2 फेसेस कंटेन्स 8 एजेस.
मतलब एक फेस का 4 एजेस हो गया, सो 2 फेसेस इज इक्वल्स टू 8 एजेस, मतलब हम और अपना 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 फेसेस इज इक्वल्स टू 12 एजेस निकाल सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन नंबर आएगा इसमें भी 1/4 × 4 का आएगा, और जो 2 एटम्स, मतलब अगर हम 2 फेसेस की बात करें, है ना, सो 2 फेसेस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 × 1/2 देखिए कि आपका 2 फेसेस है, 2 फेसेस 8 एजेस आ रहे हैं, मतलब अगर हम 8 एजेस की बात करें, सो 8 एजेस में कितना आ जाएगा, 1/4 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। देखिए अगर हम 1/4 को कॉमन ले और 8 एजेस को अगर हमको फाइंड करना है, सो 8 × 1/4, ठीक है, 8 × 1/4 इज इक्वल्स टू 2 एटम्स। मतलब अगर हमको 2 फेसेस 8 एजेस निकालने हैं, सो हमको कुछ नहीं करना, बस हमको 8 एजेस को 1/4 के साथ डिवाइड करना, मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो अगर 2 एटम्स हमारे पास फॉर 2 फेसेस आ रहे हैं, सो 1 फेस अगर हमारे पास 1 एटम आ रहा है, आप देख सकते हो कि 1 फेसेस में आपको 1 एटम आ रहा था, है ना। 1 फेस में आपको 1 एटम कैसे आ रहा था, जैसे हमने 1 फेसेस के लिए निकाला था, सो 1 फेसेस को हमने कैसे माना था, 2 फेसेस को मिला के, है ना, हाफ हाफ प्लस। सो अगर हमारे पास 1 फेस के लिए 1 एटम आ रहा था, सो हम एक्चुअल में इसको क्यूब के लिए से नहीं बोलना चाहिए, इसको 2 फेसेस के लिए बोलना चाहिए। सो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। पर हम अगर 2 फेसेस के लिए 1 एटम निकाल रहे हैं, सो बाकी 4 फेसेस के लिए 2 एटम्स निकाल रहे हैं, तो टोटल 3 एटम्स का कंट्रीब्यूशन हमको 1 यूनिट सेल ऑफ एच सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए दिखाई देगा। सो आपको समझ में आ गया कि क्यों हम फेस सेंटर्ड को एच सेंटर्ड के भी तौर पर जानते हैं, क्योंकि फेस सेंटर्ड इज नथिंग बट एजेस, 12 एजेस का कंट्रीब्यूशन, है ना। ओके, सो आपका जो एच सेंटर्ड आया वो उसका कंट्रीब्यूशन भी 3 आया, साथ साथ प्रिमिटिव का कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 × 1/8 + 1 इज इक्वल्स टू 4 एटम्स इन एच सेंटर्ड भी आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी एच सेंटर्ड भी पूछा गया ना, तो फेस सेंटर्ड एच सेंटर्ड इज सेम, ठीक है। अच्छा, बस उसका थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला आपको पार्ट समझ में आ गया। अब बस हमको लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट समझना है, विच इज़ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कुछ नहीं रहता, बस आपको फेसेस के अकॉर्डिंग ही आपका कैलकुलेशन होगा। जैसे देख लीजिए, आपका मैं लिख देती हूँ पहले एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आपका एक क्यूब है, इस क्यूब का जो ऑपोजिट फेसेस रहेंगे ना, वो ही ऑपोजिट फेसेस आपका क्या बन जाएगा, एटम्स का कंट्रीब्यूशन। मतलब हम 2 ऑपोजिट फेसेस का एक एटम का कंट्रीब्यूशन करेंगे। आप समझ रहे हो कि एक एटम अगर हाफ में एक फेस में कंट्रीब्यूट होगा, सो वो अदर में भी हाफ में ही होगा, मतलब टोटल 1 एटम का हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 2 ऑपोजिट फेसेस, मतलब आप देखो यहाँ पर एक है फेस, उसकी जस्ट ऑपोजिट एक फेस आपका ऐसे है, दोनों का ऑपोजिट है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक एटम और वो अगर 1/2 कंट्रीब्यूशन में है, यहाँ पर भी एक एटम है, वो भी अगर 1/2 कंट्रीब्यूशन में है, तो टोटल अगर हमको एक एटम चाहिए, तो दोनों को अगर हम पैरेलल पोर्शन में इक्विवेलेंट करें, सो हमारे पास 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1 एटम पर यूनिट सेल ऑफ एंड सेंटर आएगा, और 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1 देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट फेसेस में कैलकुलेट होगा। हाफ अगर देखिए 1 फेसेस में आपका, मैंने अभी बताया था ना, 1 फेसेस में आपको हाफ एटम कंट्रीब्यूट हो रहा है। सो आप ही बताओ कि 2 फेसेस में कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एटम। सो आपका प्रूफ हो गया प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली, और यही आपका है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और साथ साथ एक और चीज़ आपको भूलना नहीं है, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, विच इज़ 8 × 1/8 का कंट्रीब्यूशन हैव वैल्यू ऑफ 1, विच इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल प्लस एंड, और यही आपका क्या बन जाएगा, 1 + 1। ये 1 आपको क्या बना, 8 × 1/8, और ये 1 आपका क्या बना, 2 × 1/2।
दोनों मिलके 2 एटम्स पर यूनिट सेल आया है ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बहुत बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है। आपने देखा बॉडी सेंटर्ड का भी 2 आ रहा था, बॉडी के सेंटर पे एक और प्रिमिटिव के साथ एक, और आपका एंड सेंटर्ड में भी आपका 2 ही आ रहा है क्योंकि एंड सेंटर्ड में 2 फेसेस के अलॉन्ग हम चल रहे हैं। पर आप जब क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तब आपको कभी भी ऐसा फाइंड करने को नहीं कहा जाएगा कि आपको हम एटम्स दे रहे हैं और आप यूनिट सेल फाइंड करो। कभी भी हम नंबर ऑफ़ एटम से यूनिट सेल को बता नहीं सकते। यूनिट सेल को बताने के लिए हमको उसके डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब का होना इम्पॉर्टेंट है, उसके अलॉन्ग हम चलेंगे। ठीक है, हम कभी भी उसके एटम्स के अकॉर्डिंग यूनिट सेल नहीं निकाल सकते, और यूनिट सेल हमको दे रहे रखते हैं, उसके साथ हमको अपना क्वेश्चन का फॉर्मूला फाइंड करना रहता है। सो आपको ये डाउट मैं क्लियर कर देना चाहती थी कि कभी भी आपका एटम्स के थ्रू आपको यूनिट सेल फाइंड करने को नहीं कहेगा। अगर आपके पास यूनिट सेल दे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको अपना लैटिस पॉइंट्स या डेंसिटी पॉइंट हमको फाइंड करने को मतलब फाइंड करना होगा बेसिकली। ठीक है, और यही आपका बेसिक था आज का। और मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कभी भी आपका कोई एलिमेंट, वो हम बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में, कोई भी आपका एक एलिमेंट है, मान लो कि प्योर आयरन है, कोई आपका प्योर कॉपर है, वो कभी भी एक टेम्परेचर के अलॉन्ग मतलब स्थिर नहीं रहता। वो टेम्परेचर के अलॉन्ग क्या होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। मान लो कि आपका आयरन है, वो बीसीसी स्ट्रक्चर में आपका पाया जाता है, पर बीसीसी स्ट्रक्चर में अगर आयरन है, सो अगर हम किसी भी सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर में उसको चेंज करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा चेंज। मतलब आयरन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफसीसी, मतलब बीसीसी टू एफसीसी, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग फॉर्म में फाइंड करेंगे, अल्फा आयरन, गामा आयरन, और हम एप्सिलॉन आयरन ऐसे फाइंड करेंगे, और वो हम ग्राफ के प्लॉट में फाइंड करने वाले हैं। और हम इसको बाद में स्टडी करेंगे, और कि हम क्यों एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक क्यूब को फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह मतलब अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड किया जाता है। सो वो हम बाद में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आप आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप कोशिश कीजिए कि हर लेक्चर में जितना भी मैं समझा रही हूँ वो आप अपना पूरा एक नोट्स बना के कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमको एक्चुअल में अपना वो लेवल बनाना है जो आपको अपने थिंकिंग में आ रहा है। मतलब हम बहुत बार ये होता है कि आप जो पढ़े नहीं रहते वो आपको डाउट आ जाता है। मतलब हमको वो चीज़ अपना क्लियर करना है जो हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, है ना, सो हम कभी भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आप एवरी टाइम अपने लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक थे, पर हमने क्या किया कि आज के कंसेप्ट में सब चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ा। क्यों हम फेस सेंटर्ड को एच सेंटर्ड के भी नाम से जानते हैं, दोनों को रिलेट करके पढ़ा। और क्यों हम एक यूनिट सेल से, नंबर ऑफ़ एटम से हम यूनिट सेल्स का अनुमान नहीं लगा सकते, ये भी हमने समझा। प्रैक्टिकली हमने फनी एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझा। सो एवरीथिंग बुक में तो आपको मिल जाएगा, आप न्यूमेरिकली उसको समझ भी जाओगे, पर उसको आपको एक अपने आसपास की थिंकिंग से रियलाइज़ करना है कि क्यों ऐसे चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर पूछूँ आपसे कि क्यों हम ये सब पढ़ते हैं, क्यों हम यूनिट सेल्स को पढ़ रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा यूनिट सेल्स को पढ़ने की, क्या हम ऐसे ही पढ़ते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो सॉलिड स्टेट है इसका स्टडी आज भी साइंटिस्ट करते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए हर चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो कभी भी मतलब सीमित नहीं है। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू मेक अ गुड टेक्नीशियन। बट अगर हम एक 12th और बीएससी स्टैंडर्ड की बात करें, सो हमको वैसे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से चल जाएगा जैसे एक क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। और उतने याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे आप समझा सके कि आपका मोटिव क्या है एक चैप्टर रीडिंग करने के लिए। सो अगर वही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं कि ये यूनिट सेल वगैरह हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए अभी लैब में
ना जाने कितने लैब में क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी हो रहा होगा, और ये क्रिस्टलोग्राफी का स्टडी एक्चुअली बहुत वास्ट है। ये हम बहुत स्मॉल चीज़ पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये बहुत बड़े लेवल के स्टडीज़ में आते हैं। अगर आप बाद में रिसर्चर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, और आप बाद में इसमें बहुत सारे थ्योरीज देखेंगे जो हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। सो अभी तो हम इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ हमारा जितना काम का है अभी, जितना हमारे लिए ज़रूरी है क्वेश्चंस, वो हम फॉलो करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आपको डिटेल में समझाना, आपको मतलब प्रूफ कर के समझाना, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्लियर रहे। आपको बाद में जाके ये अफसोस ना हो कि काश ये समझ में आ जाता तो इससे और अच्छे क्वेश्चंस बन जाते। सो आप हर एक लेक्चर को फॉलो कीजिए मेरा, और कोशिश कीजिए कि एक एक चैप्टर का बेसिक जो थ्योरी है, या बेसिक जो हम बोल सकते हैं रीज़न है क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, वो समझना, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और आप जैसे भी आंसर लिखेंगे ना, वो आंसर में एक मतलब एक आपको अपना एक थ्योरी देखने को मिलेगा कि इट इज़ अ न्यू फैशन थ्योरी। आप समझ रहे हो? ओके। सो ये जो यूनिट सेल्स हैं, वो यूनिट सेल्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्रिस्टल्स में देखने को मिलेगा। अगेन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ब्लड है, हर प्रकार के मिनरल्स हैं, उसमें भी देखने को मिलेगा। सो यूनिट सेल ऐसी बात नहीं है कि आपको एवरी टाइम आपको क्रिस्टल्स में ही देखने को मिलेगा। येस, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, बट क्रिस्टल इज़ व्हाट? क्रिस्टल इज़ मिनरल्स। सो आपका आई होप कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि ये आपके अंदर भी प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में तो है ही। सो जिसके थ्रू आउट आप पढ़ने में और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, सो आप प्लीज़ बताइए कमेंट में। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, सो आप प्लीज़ उसको कमेंट में पूछिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाले हैं, विच इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके थ्रू आउट यूनिट सेल का चेकअप। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।